हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टी.एस. गरवाल के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 15 है ये, और इसको आज हम स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन का। आज हम बेसिक वीडियो है जिसमें आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि डेप्रिसिएशन का अगर मैं बेसिक मतलब बताऊं, बिल्कुल बेसिक, अगर हम बुक की डेफिनेशन अभी थोड़ी देर के लिए साइड कर दे तो उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, वो ये है, फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ये है इसकी बेसिक वैल्यू, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है डेप्रिसिएशन। अब इसको समझते हैं कि क्या मतलब है। मतलब कि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू का गिरना। तो पहले तो हम समझते हैं कि फिक्स्ड एसेट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट कितने तरीके के होते हैं। तो ये तो शायद आपको पता ही होगा, आपने फिक्स्ड एसेट के बारे में पहले से पढ़ रखा होगा। भाई फिक्स्ड एसेट नॉन करंट एसेट में आता है। एसेट दो तरीके के होते हैं, करंट, नॉन करंट। नॉन करंट एसेट में आता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए खरीदते हैं हम एसेट, जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होते हैं। जैसे कि आप लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहे हो, तो एक बार खरीदोगे, बार बार नहीं खरीदोगे। एक साल में एक बार खरीदोगे तो बहुत सालों तक उसको यूज़ करोगे। ऐसे ही फर्नीचर आप खरीदते हो तो बहुत सालों तक यूज़ करते हो। इस तरीके से कई सारे एसेट होते हैं। फिक्स्ड एसेट हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं टेंजिबल एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसे हम छू सकते हैं, और इनटेंजिबल मतलब जिसे हम नहीं छू सकते। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट कौन कौन सकते हैं, जैसे कि मशीनरी को छू सकते हैं, है ना। जो हम पीछे बात फर्नीचर को छू सकते हैं, जो हम यहाँ लिख रहे थे वो टेंजिबल ही थे। ठीक है, लैंड है, बिल्डिंग को छू सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं। और उसके बाद कई सारे बिल्डिंग को छू सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट को छू सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कई सारे एसेट होते हैं। इनटेंजिबल एसेट क्या होते हैं, जिसे हम नहीं छू सकते, जैसे कि पेटेंट्स। अगर मैंने पेटेंट क्या होता है भाई, अगर कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया, तो हम चाहते हैं कि ये कोई प्रोडक्ट कोई कॉपी ना कर ले मेरे जैसा, तो हम पेटेंट करवा सकते हैं। और अगर कोई फिर कॉपी करना चाहेगा तो उसे हमें देना पड़ेगा कुछ फीस या रॉयल्टी जिसे हम बोलते हैं, वो देनी पड़ेगी। तो पेटेंट होता है लगभग बहुत सालों का, 5 साल 10 साल तक, इसलिए ये भी लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए है। बट ये एक ऐसा एसेट बन गया जो कि इनटेंजिबल है, छू नहीं सकता। पेटेंट्स को छू तो नहीं सकता था मैं, दैट इज़ अ ये। इसलिए ऐसे ही गुडविल होती है। गुडविल आपको, अगर गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन। अगर आपकी मार्केट में गुडविल है तो ये आपको 5 साल 10 साल 15 साल तक बेनिफिट देगी। आप कुछ भी ना करो, बिना कुछ करे, मार्केटिंग करे, आपके पास कस्टमर आते रहेंगे दुकान पे। तो गुडविल भी है, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बन गया। और ये एसेट है क्योंकि इससे आपको प्रॉफिट होगा, आपकी सेल ज़्यादा होगी, लेकिन छू नहीं सकता गुडविल को। ऐसे ही कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट भी एक इंटेंजिबल एसेट ही है, क्योंकि कॉपीराइट क्या है, अगर कोई नाम कॉपी ना कर ले, ट्रेडमार्क भी इसे बोल सकते हैं, तो वो भी एक तरह का, वो भी बहुत सालों का होता है, दैट इज, इसलिए वो भी इंटेंजिबल है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। तो अगर हम बात करें टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू का गिरना, यानी कि अगर इसकी वैल्यू साल भर साल गिरती जा रही है, तो इस गिरने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो फॉल इन वैल्यू, जो इसकी वैल्यू का गिरना, उसे बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन, सिंपल भाषा में। ठीक है, हालांकि आपको बता दो कि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट में एक एसेट ऐसा होता है जिसकी वैल्यू नहीं गिरती,
वो होता है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है, गिरती नहीं है ज़्यादातर, आपने देखा होगा। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है, गिरती नहीं है। तो ये एक एसेट होता है टेंजिबल में, लेकिन बाकी सब गिरती है। इसकी वैल्यू का गिरना, इसकी वैल्यू को गिरने को क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू को गिरने को डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसकी वैल्यू को गिरने को बोलते हैं एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन। जी हाँ, ठीक है। तो ये आपके बुक में टॉपिक ही नहीं है, मतलब डेफिनेशन है, लेकिन एमोर्टाइजेशन के बारे में आप नहीं पढ़ोगे। चैप्टर आपका डेप्रिसिएशन के ऊपर है। यानी कि जब ये टेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू का गिरना क्यों गिरती है, बहुत सारे रीज़न है। पुरानी हो जाती है ड्यू टू, बेसिकली इसको बोलते हैं जैसे कि ड्यू टू वियर एंड टीयर बोलते हैं, जंग लग जाना, पुरानी हो जाना, जिसकी वजह से ख़राब हो जाती है एसेट, तो उस वैल्यू पे नहीं बिक पाता जिस वैल्यू पे आपने ख़रीदा होता है। जैसे कि आपने कोई अगर अभी बाइक खरीदी है तो 2 साल के बाद या 5 साल तक इसको यूज़ करोगे, तो ऐसा नहीं है कि 5 साल में उतने की ही बिकेगी जितने की आज खरीदी थी, 5 साल में कम वैल्यू पे बिकेगी। मोबाइल भी ऐसी है, आपने आज मोबाइल खरीदा, उसकी वैल्यू आज है, उसकी वैल्यू 5 साल के बाद बहुत कम हो जाएगी, 1 साल के बाद कम हो जाती है, उतने का नहीं बिकता, क्योंकि नए नए फीचर आ जाते हैं। अब अपडेटेड नहीं होता, यानी इसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस बोलते हैं। ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का मतलब पुराना हो जाता है, अपडेटेड नहीं हो। जैसे मोबाइल अपडेटेड होता है, तो अगर आपने 1 साल में उसको, अब 1 साल में मोबाइल पुराना हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सॉरी, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई थी, ये स्पेलिंग थोड़ी सी, 1 मिनट, हाँ, ये ऑब्सोलेंस मतलब ये पुराना हो जाता है। वियर एंड टियर का मतलब जो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, जंग लग जाती है चीज़ें की, तो ये टाइम के साथ साथ ख़राब हो जाता है। तो इसकी वजह से वैल्यू गिर जाती है, उतने का नहीं बिक पाता जितने का खरीदा होता है। अब देखिए डेप्रिसिएशन निकालने का क्या तरीका है। सबसे पहले आपको ना कॉस्ट ऑफ एसेट लेना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका है क्या? सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ एसेट वो निकालना पड़ेगा, यानी कि एसेट खरीदा कितने का था, मतलब उसके खरीदने की कॉस्ट क्या थी, खरीदा कितने का था, उसे तो बोलते हैं परचेज प्राइस। बात वो नहीं हो रही है खरीदा कितने का था, ये नहीं, खरीदा कितने का था ये तो लेना ही लेना है, लेकिन साथ साथ में आपने जो खरीदे के साथ साथ जो जो खर्चे किए इसके ऊपर ही खरीदने के वक्त, वो उसको भी जोड़ेंगे कॉस्ट में। कॉस्ट का मतलब लागत कितनी की आई, तो उसको भी कॉस्ट में जोड़ेंगे खरीदने की वैल्यू के साथ। समझ रहे हो बात को? तो परचेज प्राइस प्लस फ्रेट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट, यानी कि जैसे कोई आपने मशीन खरीदी है, तो मशीन खरीदते वक्त, मशीन खरीदने को जब इंस्टॉल किया, मशीन आपने अपनी मशीन खरीदी और उसको जब इंस्टॉल किया, तो वहाँ इंस्टॉल करते हुए भी खर्चा हुआ। तो ये अगर, क्योंकि अभी मशीन को यूज़ नहीं करना चाहिए, मशीन यूज़ करने के बाद जो खर्चे हो गए वो कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे, लेकिन मशीन अभी यूज़ नहीं करनी स्टार्ट करी थी, उससे पहले मैंने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल का मतलब उसको लगाया एक जगह पे, वो भी खर्चे को इसमें जोड़ते हैं, तब जाके कॉस्ट निकलती है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, हमें देखो डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। अगर मुझे सालाना उसकी वैल्यू कितनी गिर रही है, अगर मुझे ये निकालना है, यानी कि एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है, तो क्या करना होगा, बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान से देखो। सबसे पहले मुझे कॉस्ट ऑफ एसेट लेना है, उसके बाद मुझे एक और चीज़ लेनी है, उसका नाम होता है रेजिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू जिसे बोल सकते हैं, रेजिडुअल वैल्यू, या फिर क्वेश्चन में रखा होगा स्क्रैप वैल्यू। यानी कि आपको पहले समझ आ जाएगा कि भाई ये कितने का बिकेगा, यानी कि आपने जितने का खरीदा, तो कुछ सालों के बाद वो कितने का बिकेगा, किस दाम पे बिकेगा, उसे बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। वो कैसे पता चलेगा, पहले आपको नीचे पहले आपको एक चीज़ देगा, उसका नाम है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। सबसे पहले तो आपको यही देगा, आपको पहले ही बता देगा कि ये एसेट आपने खरीदा तो ये 10 साल चलेगा,
तो 10 साल में वो कितने का बिकेगा उसे बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू या फिर रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन को खरीदा है, ठीक है, जो कि 5 लाख रुपए की है और वो 10 साल चलेगी। 10 साल में वो बिकेगी सिर्फ 5,000 रुपये की, 5,000 रुपये की। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताओ, वो कितनी उसकी वैल्यू हर साल डाउन होगी? टोटल वैल्यू कितनी डाउन होगी? 5 लाख की खरीदी है, 5,000 रह जाएगी, यानी कि 4,95,000 रुपये इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी 5 साल 10 साल में, क्योंकि 5 लाख में से 4,90,000 माइनस करो तब 5,000 आता है। तो 10 साल में 4,95,000 वैल्यू डाउन हो जाएगी। हर साल कितनी होगी? तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल चलेगी सिर्फ, तो यानी कि हर साल कितनी होगी? 49,500। तो हर साल अगर मैं 49,500 की वैल्यू मशीन में डाउन करता रहूँ 10 साल में इसकी वैल्यू सिर्फ 5,000 रह जाएगी। तो ऐसे हर एनुअल डेप्रिसिएशन निकलता है। और अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहूँ इसी डेप्रिसिएशन को, ये सालाना डेप्रिसिएशन को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ, वो कैसे होगा? ऊपर लिखो एनुअल डेप्रिसिएशन, ऊपर लिखो एनुअल डेप्रिसिएशन और नीचे लिखो किसके ऊपर लगा रहे हो। डेप्रिसिएशन लगता है मशीन या कोई फिक्स्ड एसेट के ऊपर, तो वो लिखो नीचे यहाँ पर फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट जो आप ऊपर निकालोगे ये, क्योंकि इसके ऊपर लगता है डेप्रिसिएशन। यानी कि मशीन ज़्यादातर, मशीन का ही एग्जांपल आएगा, मशीन ज़्यादातर बार बार वर्ड यूज़ करूँगा मैं। डेप्रिसिएशन ऊपर लिखो, किसके ऊपर लगा वो नीचे लिखो, उसकी कॉस्ट कितने की थी और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आ जाएगा जैसे कि आपको पता है 49,500 का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब आपको पता करना है कि कितना परसेंट लगेगा, यानी कि जो मशीन जितने की आपने खरीदी, जितने की उसकी कॉस्ट थी, उस कॉस्ट पे कितना परसेंट हर साल वैल्यू डाउन होगी, मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो जिस पे करना होता है कैलकुलेट, उसको नीचे लिखना पड़ता है। तो उसकी वैल्यू कितने की थी? 5 लाख की हमने खरीदी थी, तो ऐसे लगा दो 5 लाख पे कितना परसेंट आएगा, वो परसेंट आ जाएगा मल्टीप्लाई 100 करके। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे ये कितना आ जाएगा, तो ये 5, ये सॉरी ये 2 जीरो से तो 2 जीरो नीचे कट गई, ये नहीं कटी, तो आप देखोगे तो 5 9 जा 45 होगा पहले तो। ठीक है, फिर 4 इधर गया, 5 9 जा, तो 9.9% कुछ आ जाएगा, बस यही है बेसिकली, 9.9% कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं, समझ आ रही बात? उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन की अगर थोड़ी सी जर्नल एंट्री की बात करें, तो जर्नल एंट्रीज कैसे होती है, मेरी बात ध्यान समझना। जैसे कि सबसे पहले तो मशीन खरीदने की एंट्री क्या होती है? ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कह दो, या क्योंकि नाम आएगा वैसे फिक्स्ड एसेट का, मशीन या कुछ फिक्स्ड एसेट का नाम आएगा। जैसे कि सबसे पहले जो भी आप खरीदते हो फिक्स्ड एसेट, सबसे पहले आप क्या करते हो? डेबिट करते हो, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट या मशीन अकाउंट डेबिट, या कोई भी नाम होगा एसेट का उसे डेबिट कर देंगे। और जिससे आपने खरीदा है, कैश से खरीदा, कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट, बैंक से खरीदा है, कैश चेक से खरीदा तो बैंक अकाउंट आएगा, अगर उधार में खरीदा है तो बंदे का नाम आएगा, नरेशन आ जाएगी बीइंग फिक्स्ड एसेट परचेस्ड, सिंपल नाम आ जाएगा। मशीन है तो मशीन लिख देना फिक्स्ड एसेट की जगह, बाकी फर्नीचर तो फर्नीचर की जगह। अब इसके साथ साथ मैं कई बार इंस्टॉलेशन के चार्जेस पे करता हूँ, फॉर एग्जांपल ऑन पेमेंट ऑफ, जैसे मैंने को बताया था कि फ्रेट का खर्चा किसके अंदर जुड़ता है? कॉस्ट में जुड़ता है फिक्स्ड एसेट की। ठीक है, फ्रेट का खर्चा भी फ्रेट हो गया। ऐसे ही इंस्टॉलेशन चार्जेस कई बार दे रखे हैं क्वेश्चन में, इंस्टॉलेशन चार्जेस, वो भी सारे खर्चे अगर मैं पे कर रहा हूँ तो वो किसके अंदर जुड़ेगा? फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में जुड़ेगा, यानी कि तब भी मैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट करूँगा। फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में जुड़ने का मतलब है फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ही वो खर्चा जाएगा, अलग से वो खर्चा नहीं लिखूंगा, नाम फ्रेट अकाउंट नहीं लिखूंगा, ये है कहने का मतलब। और ऐसे अगर कैश से पे करो तो कैश अकाउंट आएगा, चेक से पे करो तो बैंक अकाउंट आएगा। तो यहाँ लिखेगा बीइंग पेमेंट ऑफ फ्रेट एंड
इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है। ऐसे ही अब देखो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होती है, ऑन चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, क्योंकि आपको पता है डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, फिक्स्ड एसेट के ऊपर लगेगा। जैसे हम परसेंटेज निकाल रहे थे अभी, तो डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है, क्योंकि खर्चा क्यों है एक तरह का, भैया हर साल वैल्यू डाउन हो रही है मेरी, तो वो जो वैल्यू डाउन हो रही है वो मेरे लिए नुकसान है, एक तरह का खर्चा है, और वो खर्चा है बट वो कैश में नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए डेप्रिसिएशन जो लग रहा है ये एक्चुअल में एस्टिमेटेड है, कि हमें पता है, मतलब एस्टिमेटेड लाइफ के हिसाब से हमने निकाल दिया कि हर साल इसकी वैल्यू इतनी डाउन होगी, तो ये डाउन हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं मशीन ख़राब हो रही है कुछ ना कुछ, तो हमारे लिए तो नुकसान है ना, वो सारा जाएगा, नुकसान है तो खर्चा एक तरह का तो वहाँ जाएगा। लेकिन और किसके ऊपर लगा रहा था, फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट पे लगा रहा था, यानी कि उसके ऊपर लगा रहा था ना मैं। अब और ये आप ध्यान से देखो, जब फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट के ऊपर लगा रहा था तो मैं वो कोई खर्चा पे थोड़ी कर रहा हूँ, डाउन क्या करूँगा, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को डाउन कर दूंगा। डेप्रिसिएशन तो एक खर्चा है, खर्चा आपको पता है खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, लेकिन कैश से नहीं पे करूँगा इसे, ये तो हमने एस्टिमेटेड करा है कि हाँ ये वैल्यू डाउन होगी तो किसकी वैल्यू डाउन करूँगा, ये खर्चा डेबिट करूँगा, लेकिन कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं करूँगा, क्योंकि खर्चा पे नहीं कर रहा, खर्चा मैंने किसके ऊपर लगा दिया, फिक्स्ड एसेट के ऊपर, यानी कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू के ऊपर डाउन कर दूंगा, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि जब खरीदा तो डेबिट करते हैं, जब उसकी वैल्यू कम होगी तो क्रेडिट करते हैं, तो ये कैश अकाउंट नहीं होगा, इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, कैश अकाउंट की जगह किसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, फिक्स्ड एसेट की। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट, समझिए। अब लास्ट एंट्री होती है इसमें कि भाई अगर ये डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करते हैं, कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ऑन ट्रांसफरिंग डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन देखो खर्चा है, और खर्चा कहाँ ट्रांसफर होता है, मुझे एक चीज़ बताओ, सारे खर्चे पता कहाँ ट्रांसफर होते हैं, लास्ट में जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बट ये ट्रेडिंग अकाउंट वाला खर्चा नहीं है, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग वाला खर्चा नहीं है, ये मशीन या फिक्स्ड एसेट की वैल्यू का डाउन वाला खर्चा है। तो ये सारा खर्चे कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब ये डेप्रिसिएशन का अकाउंट को बंद करना है, खोला था तो डेबिट किया था, जब ये अकाउंट खोला था तो क्या करता, डेबिट, ट्रांसफर करूँगा तो क्या करूँगा, क्रेडिट, और कहाँ ट्रांसफर करना है उसे आप डेबिट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ लिखिए बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस। समझ आ गई बात, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।